4 महीने से हमारा ऊपर वाला फ्लैट खाली पड़ा था। उसमें किराए पर रहने के लिए नया परिवार आ रहा है। इसकी खबर हमें काफ़ी पहले मिल चुकी थी। उस परिवार में एक लड़की भी है। यही जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी, पर जब देखा तो उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं जागी थी मेरी। पहली नज़र में वह मुझे कोई ज़्यादा आकर्षक नहीं लगी थी। एक तरह से इतने दिनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। उन्हें रहते हुए 1.5 महीना हो गया था, पर मेरी उससे कभी कोई बात नहीं हुई थी, ना ही मैंने कभी ऐसी कोशिश की थी। एक दिन अचानक से उससे बातचीत करने का मौका मिला था। मेरे एक दोस्त की शादी में वे लोग भी आमंत्रित थे। उसने नीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। माथे पर साधारण सी बिंदी थी और बाल कंधों पर झूल रहे थे। चेहरे पर कोई ज़्यादा मेकअप नहीं था। ना जाने क्यों उसका नाम जानने की इच्छा हुई, तो मैंने ही पूछा, मैं आपके नीचे वाले फ्लैट में रहता हूँ, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? रोशनी। और आपका? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। निखिल, मैंने धीरे से कहा। निखिल, मेरी बुआ के बेटे का भी यही नाम है। मुझे बहुत पसंद है यह नाम, उसने हंसते हुए कहा। उसके खुले व्यवहार को देखकर उससे बातें करने की इच्छा हुई, पर तभी उसकी सहेलियों का बुलावा आ गया और वह दूसरी ओर चली गई। पहली मुलाकात के बाद ऐसा नहीं लगा कि मैं उसे पसंद कर सकता हूँ। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर आया, तो देखा कि वह सीढ़ियाँ उतर रही है। वह मुस्कुराई। हेलो। हेलो। मैंने भी उसके अभिवादन का संक्षिप्त सा जवाब दिया। बस इससे अधिक कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद बहुत दिनों तक हमारा आमना सामना ही नहीं हुआ। इस बीच मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। मैं सुबह 8 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाता और रात 8 बजे तक घर आता था। एक ही अपार्टमेंट में रहने के कारण धीरे धीरे मेरे और उसके परिवार वालों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। घर में बने व्यंजनों का आदान प्रदान भी होने लगा, पर मैंने किसी बहाने से कभी भी उसके घर जाने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन मम्मी को तेज बुखार था। पापा टूर पर गए हुए थे। मेरे ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं था। मैं परेशान हो गया कि क्या करूं, मम्मी को किसके भरोसे छोड़कर जाऊं। तभी मुझे रोशनी की मम्मी की याद आई। शायद वे मेरी कुछ सहायता कर सके। ये सोचकर मैं उनके घर पहुंचा। दरवाज़ा रोशनी ने ही खोला। वे शायद कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी। उसके चेहरे पर खुशी व आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। आप आइए आइए, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया है? बैठिए ना। नहीं, अभी बैठूंगा नहीं, जल्दी में हूँ। आंटी जी कहाँ है? मम्मी? वे तो ऑफिस चली गई। ओह, तो वे जॉब करती हैं? हाँ, आपको कुछ काम था? बात यह है कि मम्मी को तेज बुखार है और मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, क्योंकि आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं सोच रहा था कि अगर आंटी जी होती तो मैं उनसे थोड़ी देर माँ के पास बैठने के लिए रिक्वेस्ट करता, फिर मैं ऑफिस से जल्दी आता। खैर, मैं चलता हूँ। रोशनी कुछ सोचकर बोली। ओ, ऐसी बात है, तो मैं बैठती हूँ आंटी जी के पास। आप बेफिक्र होकर ऑफिस चले जाइए, पर आपको तो कॉलेज जाना होगा। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जाऊंगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं 2 मिनट में अपना घर लॉक करके आती हूँ। मैं निश्चिंत होकर ऑफिस चला गया। 2 बजे मैं घर आ गया। रोशनी मम्मी के पास बैठी एक मैगजीन पढ़ रही थी। मम्मी उस समय सो रही थी। मम्मी कैसी है अब? मैंने धीरे से पूछा। ठीक है, बुखार नहीं है, उनसे पूछकर मैंने दवा दे दी थी। मैं आपका एहसान किन शब्दों में अदा करूं? मैंने औपचारिकता निभाते हुए कहा। अब वे शब्द भी मैं ही आपको बताऊं? वह हंसते हुए बोली। देखिए, मुझे कोई फिल्मी डायलॉग सुनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है मैंने, कहकर वह खड़ी हो गई। लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती बैठा दिया। नहीं, ऐसे नहीं, चाय पीकर जाइएगा।
मैं चाय बनाने किचन में चला गया। तब तक मम्मी भी जाग गई थी। हम तीनों ने एक साथ चाय पी। उस दिन रोशनी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। रोशनी के जाने के बाद मैं देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। हमारा आना जाना अब बढ़ गया था। वह भी कभी कभी आती, मैं भी उसके घर जाने लगा था। फिर यह कभी कभी का आना जाना रोज का हो गया था। लगा जिस दिन वह मुझे नहीं दिखती थी, मेरे अंदर मुझे कुछ अधूरा सा महसूस होता था। धीरे धीरे मेरे मन में रोशनी के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था। क्या मैं सच में उसे चाहने लगा था? इसका निश्चय मैं स्वयं नहीं कर पा रहा था। उसका आना, उसे देखना, उससे बातें करना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। पर एक बात जो मेरे मन में शुरू से ही बैठ गई थी कि वह बहुत खूबसूरत नहीं है, हमेशा मेरा निश्चय डगमगा देती। अपनी कल्पना में अपनी शादी के लिए जैसी लड़की मैंने सोच रखी थी, वो बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए थी। लंबा कद, दुबली पतली गोरी, तीखे नैन नक्श। मेरे खींचे गए काल्पनिक खाके में रोशनी फिट नहीं बैठती थी। केवल यही बात उसने मुझे कुछ भी कहने से रोक लेती थी। रोशनी ने कभी कुछ नहीं कहा मुझसे, पर उसे भी मेरी मौजूदगी पसंद थी। इसका एहसास मुझे कभी कभी होता था, पर मैंने कभी आजमाना नहीं चाहा। मैं खुद ही इस संबंध में कोई फैसला नहीं ले पा रहा था और ना ही मैं कुछ कह पाया था। एक दिन रोशनी पिकनिक से लौटकर मुझे वहाँ के किस्से सुनाने लगी। बातों ही बातों में उसने बताया कि आज हम लोग पिकनिक पर गए थे। वहाँ एक ज्योतिषी पंडित जी थे। मेरी सभी सहेलियां उन्हें हाथ दिखा रही थी। मैंने भी अपना हाथ दिखा दिया। वैसे मुझे इन बातों पर कोई भरोसा नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों दिखा ही दिया। जानते हो पंडित जी ने क्या कहा? रोशनी ज्योतिषी की नकल करते हुए बोली, बेटी, तुम्हारे भाग्य में दो दो विवाह लिखा है। तुम्हारे पहले विवाह के 6 महीने बाद तुम्हारा पति का देहांत हो जाएगा, लेकिन दूसरे विवाह के बाद तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। ये कहकर रोशनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन मैं हैरान रह गया। इस बात को कोई तूल ना देते हुए वह आगे भी कई बातें बताती गई, पर मैं कुछ ना सुन सका। बचपन से ही दादा दादी, मम्मी और पापा को ज्योतिषियों पर विश्वास करते देखा था। हमारे घर एक स्वामी महाराज हर महीने आया करते थे। वे ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति देखकर जैसा करने को कहते थे, हम वैसा ही करते। ज्योतिषी पर मेरा भी अटूट विश्वास था। रोशनी की कही बात इतनी गहराई से मेरे मन में उतर गई कि उस रात मैं सो नहीं सका। करवटें बदलता हुआ सोचता रहा कि मैं तो रोशनी के साथ अपना पूरा जीवन जीना चाहता हूँ, मरना नहीं। फिर क्या उसकी दूसरी शादी मुझसे होगी? लेकिन मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। फिर कैसा तनाव हो गया था मेरे मस्तिष्क में। मैं अगले कई दिनों तक रोशनी का सामना नहीं कर सका। किसी न किसी बहाने उससे दूर रहने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह 3-4 दिनों में ही वह सब कुछ समझ गई। एक शाम को मैं अपनी बालकनी में बैठा था कि तभी रोशनी आई और मेरे पास ही चुपचाप खड़ी हो गई। मैं कुछ नहीं बोल पाया। वह काफ़ी देर तक खड़ी रही, फिर पलटकर वापस जाने लगी तो मैंने ही पुकारा, रोशनी। हम्म। वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी भीगी पलकें देखकर मैं भाव विह्वल हो उठा। रोशनी, क्या हुआ? तुम? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप मुझसे नाराज हो गए? ये 4 दिन मेरे लिए 4 बरस के समान भारी थे। यूं तो एक पल भी आपके बिना। वाक्य पूरा करने से पहले ही उसकी आवाज़ रुंध गई और वह भागकर अपने घर चली गई। मैं अवाक सा कुर्सी पर बैठा रह गया। मेरे हाथ पैरों में इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि उठकर उसे रोकता और उसे कह देता, हाँ रोशनी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। रोशनी चली गई। उसकी बातें सुनकर मैं बेचैन हो उठा। वह सच में मुझे चाहती थी? इस बात का मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं खाना पीना सोना सब भूल गया। कोई भी निर्णय लेने की शक्ति जैसे खत्म ही हो चुकी थी। रोशनी के इजहार के बाद मैं भी उससे मिलने की हिम्मत
नहीं जुटा पा रहा था। इसके बाद रोशनी मुझे बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दी। एक दिन मम्मी से ही अचानक पता चला कि उसे कुछ लोग देखने आ रहे हैं। एकाएक मैं बहुत टेंशन से भर गया। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। लड़का खुद भी रोशनी को देखने आ रहा था। रोशनी बहुत गंभीर थी। मेरा उससे सामना हुआ पर वह कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन पता चला कि उन्होंने रोशनी को पसंद कर लिया है। अब एंगेजमेंट की डेट भी पक्की करने फिर आएंगे। सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कोई बहुत प्यारी वस्तु मुझसे छीनी जा रही हो। लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल बेजान सा हो गया था, जैसे कुछ सोचने और करने की हिम्मत ही न रह गई हो। सारा दिन अकेले बैठकर सोचता कि अगर रोशनी सचमुच मुझे पसंद करती है तो उसने किसी और से शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। फिर वह इतनी खूबसूरत भी नहीं जितनी कि मैं चाहता हूँ। उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की भी मुझे मिल सकती है। फिर रोशनी ही क्यों। और वह ज्योतिषी वाली बात, 2 शादियाँ, विधवा, ये सब सोच सोचकर मैं पागल सा हो जाता। एक सप्ताह यूं ही बीत गया। इस बीच रोशनी जब भी दिखती मैं उससे नज़रें चुरा लेता। 8 दिन बाद लड़के वाले फिर आए और अगले महीने की 6 तारीख को रोशनी की एंगेजमेंट पक्की करके चले गए। मैं गुमसुम और उदास सा रहने लगा। एंगेजमेंट की तारीख पक्की होने के बाद रोशनी फिर मेरे घर आने जाने लगी। जब भी आती मुझसे पहले की तरह बातें करती, पर मैं अब असहज हो चला था। उसकी शादी के बारे में ना मैंने उससे कोई बात की थी और ना ही उसको बधाई दी थी। रोशनी के घर एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो गई थी। एंगेजमेंट व शादी में 15 दिनों का अंतर था। मैं अपना मानसिक तनाव कम करने के लिए दूसरे शहर अपने मामा के घर चला गया था। वहीं पर 15 दिनों तक रुका रहा, क्योंकि रोशनी की शादी देख पाना मेरे लिए असहनीय था। मैं वह सब नहीं बर्दाश्त कर पाता। जब मैं मामा के घर से वापस आया तो रोशनी ससुराल जा चुकी थी। मैं अपना मन काम में लगाने लगा, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर रोशनी का ख्याल इस कदर हावी हो चुका था कि उसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पाता था। कुछ दिनों बाद मेरे घर में भी मेरी शादी की बात शुरू हो गई थी। मम्मी ने कहा, देख निखिल, अब तेरे लिए लड़के देखने शुरू कर दी है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं नहीं, अभी रुक जाइए मम्मी, 6 महीने। मैंने मम्मी से कहा, क्यों? 28 वर्ष का तो हो गया है, अंधेड़ होकर शादी करेगा क्या? फिर ये 6 महीने का क्या चक्कर है? मैं यह सब नहीं जानती। ये देख, 4 फोटो हैं, इसमें से कोई पसंद हो तो बता दे। मम्मी का मन रखने के लिए मैंने चारों फोटो देखी थी। देख, इसके नैन नक्श काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं। रंग भी गोरा है और कद 5 फुट 5 इंच है। मुझे उसमें कोई भी सुंदरता नज़र नहीं आ रही थी। फोटो में मुझे रोशनी ही दिखाई दे रही थी। मैंने मम्मी से कहा, नहीं मम्मी, अभी थोड़ा रुक जाओ। क्यों? क्या तूने कोई अपनी पसंद की लड़की ढूंढ रखी है? देर करने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। मैं चुप रह गया। क्या जवाब देता? पर मैं सचमुच इंतज़ार कर रहा था कि कब रोशनी विधवा हो और कब मैं अपने मन की बात उससे कहूँ। शादी के 2 महीने बाद रोशनी पहली बार मायके आई तो हमारे घर भी आई। शादी के बाद वह बहुत बदल गई थी। साड़ी में उसे देखकर मन में हुक सी उठी थी कि रोशनी तो मेरी थी, मैंने इसे किसी और की कैसे हो जाने दिया। कैसी हो रोशनी? मैंने पूछा था। अच्छी हूँ। खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। आप कैसे हो? ठीक हूँ। तुम्हारे पति का स्वास्थ्य कैसा है? अचानक ही मैं यह अटपटा सा सवाल कर बैठा था। वह आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ है उन्हें? नहीं, यूं ही पूछा था। मैंने हड़बड़ाकर बात को संभाला। वे तुम्हारे साथ नहीं दिखे इसीलिए। ओह, लेकिन वे तो मेरे साथ ही आए हैं, घर पर आराम कर रहे हैं। अच्छा। रोशनी चली गई। उसे खुश देखकर मेरा मन बुझ गया। मुझसे दूर जाकर जब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो मैं ही क्यों पागलों की तरह उसका रास्ता देख रहा हूँ। रोशनी के ख्याल को मैंने दिमाग से झटक देना चाहा। इस बीच मम्मी रोज ही किसी न किसी लड़की का
जिक्र मेरे सामने छेड़ देती, लेकिन मैं टालता रहता क्योंकि मन में एक उम्मीद बंधी थी कि शायद ज्योतिषी की बात सच हो जाए। समय धीरे धीरे सरकता जा रहा था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। मैं इंतजार करता रहा, पर ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई। रोशनी अपने पति के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। मैं अपना सब कुछ खो चुका था। कि 3 वर्ष मुझ पर एक सदी से भी भारी थे। एक एक पल मैंने किसी मनचाही खबर के इंतजार में गुजारा था, लेकिन वह समाचार मुझ तक कभी नहीं पहुंचा। मैं बहुत स्थायी हो गया था। स्वार्थ इतना इंसान को इस कदर नीचे गिरा देता है। आज सोचता हूँ तो आत्मग्लानि से भर उठता हूँ। मम्मी बहुत बीमार थी। उस दिन वे मुझे रोते हुए बोली, निखिल, तू मुझे चैन से मरने भी देगा या नहीं? एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए मजबूर कर दिया। मैं मन से रोशनी का था। ये बात मैं उन्हें कैसे बताता? मम्मी से तो क्या, ये बात मैं किसी से भी नहीं कह पाया था, रोशनी से भी नहीं। काश मैंने उससे इस बारे में कुछ कह दिया होता। मैंने मम्मी की बात मान ली। समय का महत्व मुझे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, उसके साथ नहीं चलते, वक्त भी उनका साथ छोड़ देता है। अक्सर मैं सोचता कि रोशनी की शादी तय होने के समय मैं कहाँ था। सड़क के किनारे धुनी रमाए किसी ज्योतिषी ने रोशनी से यूं ही कुछ कह दिया और मैंने आंखें मूंद कर उस पर भरोसा कर लिया, जबकि रोशनी ने खुद उसका भरोसा कभी नहीं किया। ना जाने क्यों उस वक्त मैं अपार सुंदरता को पाना चाहता था। आत्मविश्वास की कमी या निर्णय ले पाने की अक्षमता में मैंने खुद ही वह सुनहरा मौका खो दिया था। कुछ अनोखा पाने की चाह में जो कुछ सामने था उसे स्वीकार नहीं कर सका और भटकता रहा। लेकिन मेरी तलाश कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मन का रिश्ता सुंदरता के सारे आयामों से ऊपर होता है और मन ने जो कुछ कहा मैंने उसे कभी नहीं सुना। महज एक ज्योतिषी की बात मानकर अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज खो दी थी। मम्मी की बात मानकर मैंने उन्हें लड़की पसंद करने के लिए कहा, क्योंकि पसंद नापसंद करने की और खामियां निकालने की मेरी उम्र बीत चुकी थी। पर मम्मी बोली, नहीं, ऐसे नहीं। निखिल, तू खुद ही पहले लड़की देख ले, बात का झंझट मुझे पसंद नहीं। नहीं मम्मी, मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने धीरे से कहा। मम्मी ने नेहा को पसंद किया। एक साधारण सा एंगेजमेंट का कार्यक्रम हुआ। नेहा को उसी दिन देखा था। एक उड़ती नज़र डाली थी मैंने उस पर उसने मुझे कुछ ऐसे देखा था जैसे बरसों से जानती हो। एक पल में रोशनी की तुलना मैंने नेहा से कर डाली। एंगेजमेंट की अंगूठी पहनाते वक्त भी मैं रोशनी के बारे में ही सोच रहा था। नेहा से मेरी कोई बात ही नहीं हो पाई। फिर हमारी शादी हो गई। शादी में रोशनी भी अपने पति के साथ आई थी। उसे देखकर मेरे दिल का जख्म फिर हरा हो गया। फेरों से पहले तक मन में एक आशा बंधी थी। मम्मी से वादा किया था, फिर नेहा अब मेरी पत्नी थी। रोशनी को अब मुझे भूलना ही होगा। ये सोचकर मैंने नेहा से कहा था, आज हमारी शादी की पहली रात है। वादा करो कि हर कदम पर मेरा साथ दोगी। अगर कभी मैं कहीं कमज़ोर पड़ गया तो सहारा देकर मुझे संभाल लोगी। आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही बनकर रहूंगी। अब तो मेरा जीवन ही आपका है। पर ये कमज़ोर पड़ने वाली बात आपने क्यों कही? ऐसे ही कभी कभी जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान किसी गलत इच्छा या गलत भावना के वशीभूत होकर कोई गलत काम कर बैठता है। बस उस समय तुम मुझे संभाल लेना। रोशनी के बारे में कुछ बताने की मैंने ज़रूरत नहीं समझी। मैं नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। नेहा मेरे लिए बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। उसके आते ही मम्मी के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। वो मेरा पूरा ख्याल रखती थी। दूसरी ओर मैं भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखता था। दिवाली नज़दीक आ रही थी। रोशनी मायके आई हुई थी। उसके घर में रंगाई पुताई हो रही थी। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। नेहा और मैं रोशनी से मिलने उसके घर गए। नेहा काम में रोशनी की मदद कराने लगी। मैं भी मदद कराने के लिए उद्देश्य से इधर उधर फैली हुई किताबें समेटने लगा। अचानक एक डायरी मेरे हाथों से गिरकर खुल गई। रोशनी की लिखावट थी, निखिल को
मैं अपना नाम पढ़कर चौंक गया। मैंने इधर उधर देखा। रोशनी की पीठ मेरी ओर थी। मैंने झुककर डायरी उठा ली और पढ़ने लगा। जितना मैं निखिल को चाहती हूँ, काश वह भी मुझे उतना ही चाहता। कल मेरी शादी है, मैं किसी और की हो जाऊंगी। काश मैं निखिल की हो पाती। इसके आगे मैं नहीं पढ़ सका। मेरी आंखें नम हो उठी। अचानक रोशनी मेरी ओर मुड़ी, फिर चौंक कर बोली, अरे यह तो मेरी डायरी है, आपने पढ़ी तो नहीं? नहीं रोशनी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये लो अपनी डायरी। रोशनी ने मेरे हाथों से डायरी खींच ली। वह पलटकर अंदर जाने लगी तो मैंने उसे पुकारा, रोशनी। जी निखिल, सुनो। क्या बात है? कुछ नहीं। फिर ना जाने क्यों उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, हमेशा खुश रहो रोशनी तुम। रोशनी मेरी ओर देखती रह गई। नेहा भी बाहर आ गई थी। मैं उससे बोला, चलो नेहा घर चले, मम्मी इंतज़ार कर रही होगी। फिर रोशनी की ओर देखे बिना मैं नेहा को साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। उस दिन मुझे मन ही मन समझ में आ गया था कि नेहा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपना अतीत भूलकर अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज से नेहा ही मेरा वर्तमान और भविष्य है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।